लोगों आज की जो क्लास है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के ऊपर है, वेक्टर बोर्ड से रिलेटेड। और वेक्टर बोर्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम किस तरह से चीज़ों को ओवरकम करते हैं, वो हम इसमें कवर अप करेंगे इस एक्सपेरिमेंट लेक्चर के अंदर। तो जो हमारा ये इसमें स्टेटमेंट है इसकी, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ अ वेक्टर एडिशन, वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं और वेक्टर की हम एडिशन कैसे परफॉर्म करते हैं, एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, ये रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर क्या चीज है, इन चीजों के बारे में हम इससे गो थ्रू होंगे इन स्लाइड्स में। आपको अगर कोई नॉलेज है तो वो यहाँ शेयर करना चाहता है, कोई भी बच्चा तो वो शेयर कर सकता है, कोई भी कुछ भी कहना चाहता है, व्हाट इज अ वेक्टर एंड हाउ वी कैन डिनोट द वेक्टर एंड हाउ वी कैन ऐड द वेक्टर, कि हम वेक्टर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। सर वेक्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती हैं किसी चीज की। ठीक है, ओनली डायरेक्शन। सर ऐसा यूनिट्स भी होते हैं और डायरेक्शंस भी होती हैं, और उसके अलावा सर वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। सर डिफरेंट मेथड होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, और उसके अलावा सर क्या कहते हैं, वेक्टर्स को सर एडिशन हम ठीक है, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी। ठीक है, डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी हम डिस्क्राइब करते हैं किसी वेक्टर का। तो हैंड रेज करना है, हैंड रेज के अलावा क्वेश्चन आस्क नहीं करना, ताकि इस तरह से डिस्टॉर्शन ना हो। जिसको जिसका माइक ऑन करने को कहा जाए वो ऑन करे और फिर बोले। जी जकी। सर एडिशन ऑफ वेक्टर्स का मेथड होता है हेड टू टेल रूल के जरिए हम उनको ऐड करते हैं। ठीक है, गुड। सबसे बेसिक ऐड रूल है करने के हमारे बाद उसके पास, सबसे बेसिक रूल हमारे पास वेक्टर्स का हेड टू टेल रूल है, जिसके थ्रू हम लर्निंग करते हैं कि किस तरह से हम अपने वेक्टर्स को ऐड करते हैं या उनकी सिमुलेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आगे स्लाइड से गो थ्रू होते हैं ताकि आप लोगों को वक्त वक्त एक एक चीज का क्लैरिटी आती जाए। वेक्टर, वेक्टर के अब दो पार्ट हैं। जैसे बच्चे ने कहा कि हेड टू टेल रूल, तो दो पार्ट्स में से एक वेक्टर के एक टेल है और एक हेड है। अगर आप हैंड रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो आप यूज एरो हेड, आप इसके ऊपर एरो लगा देते हैं ताकि आपको पता लगे कि ये कोई भी लेटर है या किसी भी नेम से कोई वेक्टर प्रेजेंट हो रहा है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में लिखते हैं तो आप उसको बोल्ड करके लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको अंदाजा हो कि मेरी डेमोन्स्ट्रेशन में कोई भी चीज जो है वो एक एज अ वेक्टर एक्ट कर रही है। व्हेन डीलिंग विद जस्ट मैग्नीट्यूड, अगर आप जिस सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको इटैलिक फॉर्म में लिख देंगे कि दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। अगर आप कहें कि उसका मैं डायरेक्शन भी मेंशन कर रहा हूँ तो फिर आप उसको मेंशन करने के लिए बोल्ड लिखेंगे, बोल्ड में लिखेंगे, या उसके ऊपर एरो हेड डाल देंगे। अब इसमें हमारे पास वेक्टर जो है वो वन डायमेंशनल भी होते हैं और टू डायमेंशनल भी होते हैं। अगर हमारे पास वेक्टर वन डायमेंशनल है तो हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस की बेसिस के ऊपर या साइंस की बिना के ऊपर उसको उसकी डायरेक्शन को मेंशन करेंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। वो हमें अपनी डायरेक्शन बताएगा कि वो क्या होनी चाहिए। अब आपको पता है आपके अमंग द ग्राफ आपके पास जो है वो एक्स एंड वाई एक्सिस होते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस भी है, पॉजिटिव वाई एक्सिस भी है, नेगेटिव वाई एक्सिस भी है। अलोंग एनी ऑफ द एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अलोंग कोई भी अगर वेक्टर ड्रॉ किया जा रहा है तो वन डायमेंशनल वेक्टर होगा, ठीक है। या तो वो पॉजिटिव में होगा इन अ सेंस फॉर द डायरेक्शन, या वो नेगेटिव में होगा। जैसे ये आपके पास एक वेक्टर है अलोंग द एक्स एक्सिस जिसमें उसकी मैग्नीट्यूड को मेंशन कर रहा है +50 मीटर पर सेकेंड। एक वेलोसिटी है और वो एक वेक्टर मेंशन हो रही है कि ये वेक्टर है, तो वो पॉजिटिव सेंस में कि उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर कोई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो अगर हम उसको ले लेते हैं और वो अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो इट्स मीन कि उसकी डायरेक्शन नेगेटिव साइड के ऊपर है। इसी तरह अगर हमारे पास और क्वांटिटीज आ जाती हैं अलोंग द वाई एक्सिस जिसमें अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इट्स मीन कि इट इज अ नेगेटिव। तो मीटर पर सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स एन एक्सेलरेशन। की ये एक्सेलरेशन का जो वेक्टर है वो हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव साइंस के साथ मेंशन हो रहा है। और अगर हमारे पास वो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इट्स मीन कि इट इज अ पॉजिटिव, इट्स डायरेक्शन इज पॉजिटिव। तो ये हमारे पास वो वेक्टर हैं जो कि वन डायमेंशनल वेक्टर्स होते हैं। और वन डायमेंशनल वेक्टर्स को हम उनकी डायरेक्शन को उनके साइंस की बेसिस के ऊपर
साइन की बिना के ऊपर उसके ऊपर जो है मेंशन करते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। इसमें क्लैरिटी होगी? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? जी जकी। यस सर, आ रही है आवाज। सर आ रही हमें है कैसे पता लगेगा कि किस साइन के हिसाब से कौन सी डायरेक्शन होगी? देखें, अगर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इट्स मीन कि आपके पास कोऑर्डिनेट्स में मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों ही पॉजिटिव हैं। अगर आपके पास वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस है या आपके पास वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस है तो दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। उनकी डायरेक्शन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में तभी पॉजिटिव है, अगर वो राइट साइड पे है तब भी पॉजिटिव है। बट अगर आपके पास वेक्टर लेफ्ट साइड पे या डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा तो इट्स मीन कि आपके पास वो नेगेटिव साइन के साथ मेंशन हो रहा है, तो उसकी डायरेक्शन या तो लेफ्ट साइड पे होगी ऑन द ग्राफ या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। इज इट क्लियर? यस Yes, सर, sir. क्लियर। यस सर। यस सर, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आपके पास अब टू डायमेंशनल वेक्टर आ जाता है। टू डायमेंशनल वेक्टर को आप किस तरह से उसके एंगल को डिफाइन करते हैं? वन डायमेंशनल में आपने देख लिया कि आप जस्ट उनके साइंस की बेसिस के ऊपर उनको मेंशन करते हैं कि उनके साइन के बिना पे आप उनका डायरेक्शन को बताएंगे, उनकी डायरेक्शन क्या होगी। बट इन अ टू डायमेंशनल आपके पास दो चीजें आ जाती हैं। एक आपके पास एंगल जो उसकी टेल से, वेक्टर की टेल से आप डिफाइन करते हैं कि वेक्टर की टेल से उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। और दूसरी चीज है डेफिनेट डायरेक्शन, उसकी डेफिनेट डायरेक्शन कि वो किस तरफ उसकी डायरेक्शन जा रही है, अलोंग द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, किस तरफ है। ये दो चीजें आपके पास मेंशन होनी चाहिए इन अ टू डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है। अब इसमें आपके पास वन डायमेंशनल वेक्टर की तरह सिर्फ और सिर्फ किसी एक एक्सिस के अलोंग वेक्टर नहीं डिफाइन हो रहा, यहाँ पर इन बिटवीन टू एक्सिस आपके पास वेक्टर आ रहा है। तो हाँ, उसमें फिर आपके पास ऑब्वियसली उनके एंगल्स को डिफाइन करना पड़ेगा और साथ में उनकी डेफिनेट डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। ये दो चीजें आपके लिए डायरेक्शन मेंशन करती है टू डायमेंशनल वेक्टर को, ठीक है। तो जब ये दो चीजें कंबाइन हो जाती हैं तो राइट योर एंगल, आप अपना एंगल राइट करते हैं विद रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट से? डेफिनेट डायरेक्शन। और वो डेफिनेट डायरेक्शन आपकी क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, कि वो किस तरफ है, कितने एंगल पे वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने डेफिनेट डायरेक्शन के साथ अलोंग द टेल ऑफ द वेक्टर आप अपना एंगल डिफाइन करते हैं ताकि उसकी डायरेक्शन मेंशन हो सके उस वेक्टर की क्या है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर, क्लियर। इसके बाद आपके पास वेक्टर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें दोनों चीजें आपके पास, ठीक है। अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो इट विल डिफाइन एज ओनली अ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी क्वांटिटी। बट अगर आप मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी कर देते हैं तो इट विल बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एरोज। आप उसको एरोज से रिप्रेजेंट करते हैं, साइन कन्वेंशन के थ्रू आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं अगर वो वन डायमेंशनल है। अभी जो हमने पढ़ा कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, तो साइन कन्वेंशन आपके पास दो किस्म के साइन है, पॉजिटिव, आइदर इट वुड बी अ पॉजिटिव और आइदर इट वुड बी अ नेगेटिव। थर्ड आपके पास कि वो आप उसके एंगल और डेफिनेट डायरेक्शन जो कि टू डायमेंशनल वेक्टर के लिए है, डेफिनेट डायरेक्शन वुड बी नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक हो गया। तो ये दो तीन चीजें आपके पास हैं जो कि आप रिप्रेजेंट करते हैं। एक एरो हो गया, दूसरा वो एरो वन डायमेंशनल है तो साइन कन्वेंशन की बेसिस के ऊपर आइदर इट वुड बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव। और थर्ड, अगर आप उसके पास आपका टू डायमेंशनल वेक्टर है तो आप उसको एंगल्स और डेफिनेट डायरेक्शन की बेसिस के ऊपर डिफाइन करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में कि अगर आपने वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है, तो इट वुड बी अ मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग कि आप वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे। आपके हर वेक्टर की अपनी डायरेक्शन है, हर वेक्टर अपनी डिफरेंट डायरेक्शंस रखता है। जैसे आपको ये नजर आ रहा है ए और जैसे ये आपको नजर आ रहा है बी वेक्टर, तो ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में। इसी तरह इस सिचुएशन में भी आपके पास ए अपनी डायरेक्शन रख रहा है और बी अपनी डायरेक्शन रख रहा है, तो अब आप इसको ऐड कैसे करेंगे? ये टेक्निक्स हम इन प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे आगे कि हम कैसे ऐड करते हैं इन चीजों को। दूसरी प्रॉपर्टीज में आपके पास क्या, इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर कब इक्वल होंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन सेम हो। दो वेक्टर्स की आपस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी तभी वो इक्वल होंगे। इन दोनों में से अगर कोई भी एक इक्वल नहीं है तो दोज टू वेक्टर वुड बी नॉट बी इक्वल। समझ आ गई बात?
उसके बाद अगर आप ग्राफ के ऊपर मूवमेंट ऑफ वेक्टर करते हैं इन अ डायग्राम, तो वो मूवमेंट कैसे होनी चाहिए? वो मूवमेंट पैरेलल टू इटसेल्फ। वो वेक्टर, आप अगर उस वेक्टर को मूव करवाते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो वो उसके पैरेलल होनी चाहिए, उसकी मूवमेंट उसके पैरेलल होनी चाहिए, ना परपेंडिकुलर ना किसी और डायरेक्शन में, सिर्फ पैरेलल, ताकि वो उसको अफेक्ट ना करे। किस बेसिस पे उसको अफेक्ट ना करे? उसकी डायरेक्शन डिस्टर्ब ना हो और उसका मैग्नीट्यूड डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, फिर इससे उसकी जो वेक्टर की वर्थ है वो खत्म हो जाती है कि उसकी डायरेक्शन को आपने मूव किया किसी और प्लेस के ऊपर, तो आप पैरेलली मूव करेंगे उसको। उसको आपने परपेंडिकुलरली या किसी और डायरेक्शन में मूव नहीं करना, ताकि उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, ना उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर ना उसकी डायरेक्शन के ऊपर। इज दैट क्लियर? थ्री प्रॉपर्टीज। Yes, sir. यस सर, हो गया क्लियर। ठीक है, आगे आपके पास आ जाता है रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर? आप एक वेक्टर को तो आपने देख लिया कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी इक्वालिटी दो वेक्टर्स के आपस में, और दूसरा उसकी मूवमेंट। और अगर आप दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो उसको कैसे ऐड करेंगे? ठीक है, इट इज द रिजल्टेंट। द सिंपल सॉल्यूशन इज द रिजल्टेंट, कि आप दो या दो से ज्यादा वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो आपके सामने उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट आता है। ठीक है, किसी एक वेक्टर का रिजल्टेंट तो नहीं होगा, उस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स होंगे, सिंगल वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस वो अपनी प्रोजेक्शन प्रेजेंट करेगा। तो इट वुड बी योर कोऑर्डिनेट्स ओनली फॉर अ सिंगल वेक्टर। अगर एक वेक्टर से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हो जाएं, तो फिर आप उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, और उन रिजल्टेंट की अपनी टेक्निक्स हैं, उन एडिशंस की अपनी टेक्निक्स हैं। तो आप क्या करते हैं, उन तमाम वेक्टर्स को जब सम कर लेते हैं तो आपके पास उसका रिजल्टेंट आ जाता है। वेक्टर को ऐड करने का तरीकाकार क्या है कि आप टेल ऑफ वन वेक्टर को हेड ऑफ अनदर वेक्टर के साथ मूव करवा देते हैं, ऐड करवा देते हैं। ठीक है, विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड। आपने अगर कोई भी वेक्टर डिफरेंट वे में डिफाइन हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट मैग्नीट्यूड है उनके, तो आपने जस्ट उनकी टेल और हेड को आपस में ऐड कर देना है, बिना इसकी मैग्नीट्यूड को और उसके डायरेक्शन को चेंज किए। ठीक है, तो आपका जब रिजल्टेंट आएगा तो इट वुड बी ए प्लस बी। ए प्लस बी इज नॉट दैट सिंपल कि आपके सामने मेंशन हुआ है कि आप ए प्लस बी कर दो, उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो तो आपके सामने रिजल्टेंट आ जाएगा। उसके आगे मेथड्स हैं, उसको हम देखेंगे कि वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज इसके अंदर है कि आप उसको ऐड कर सकते हैं, पर उनके अगर ऑर्डर्स अगर चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहला वेक्टर ले लिया ए और उसके बाद दूसरा वेक्टर बी उसके अंदर ऐड किया, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा, या फिर आपने पहला वेक्टर बी ले लिया और उसके अंदर आपने ए को ऐड कर दिया, तो दोनों का वेक्टर सेम होगा, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो सेम होगा। इसी तरह अगर आप दो से ज्यादा वेक्टर्स ले लेते हैं और उनके ऑर्डर को आप चेंज कर देते हैं और उनको आपस में आप रिजल्टेंट निकालते हैं या उनको आप आपस में ऐड करते हैं, तो उसके रिजल्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ऑर्डर चेंज करने से, वेक्टर्स के एडिशन में ऑर्डर को चेंज करने से, सीक्वेंस को चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं आता रिजल्टेंट के ऊपर। आपके सामने एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में है कि आपके पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है। इन दोनों में फर्क ये है कि एक छोटा वेक्टर है और दूसरा बड़ा वेक्टर है। इट्स मीन के उनकी डायरेक्शन भी मुख्तलिफ है, एक की डायरेक्शन किसी दूसरी तरफ है और एक की डायरेक्शन किसी और तरफ है, बट इनकी लेंथ में, इनकी मैग्नीट्यूड में भी फर्क है। जो उनकी लेंथ होगी वेक्टर की, वो बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को डिफाइन करेगी। इसी तरह इन दोनों वेक्टर में से आप एक वेक्टर ले लेते हैं, ये वाला, और उसके अंदर दूसरे वेक्टर को ऐड कर देते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या किया, छोटे वेक्टर को ले लिया और उसके अंदर बड़े वेक्टर को ऐसे ऐड कर दिया। तो ऐड कैसे किया कि पहले वेक्टर की हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद जब आपने रिजल्टेंट निकालने की कोशिश की तो आपके पास रिजल्टेंट कैसे आया, आपने रिजल्टेंट की टेल को पहले वेक्टर की टेल के साथ और रिजल्टेंट के हेड को दूसरे या लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर दिया, तो आपके पास उसका रिजल्टेंट आ गया। सिमिलरली अगर हम ऑर्डर को चेंज करें, जैसे हमने सबसे पहले छोटा वेक्टर लिया इन दोनों में से और उसके बाद फिर बड़ा वेक्टर एंड देन रिजल्टेंट निकाला, इसी तरह अगर आप सबसे पहले बड़े वेक्टर को ले लें और उसके बाद छोटे वेक्टर को ले लें और उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करें, तो उसमें भी आपको कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप देख रहे हैं कि दोनों में जब आपने सीक्वेंस को चेंज किया, दोनों में रिजल्टेंट जो है वो सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन रख रहा है। दोनों के लिए रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं आया ऑर्डर चेंज करने की वजह से।
सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर एरो होता है, तो यहाँ पे जो आपने a+b लिखा था, इनके ऊपर एरो क्यों नहीं है? इनको बोल्ड करके लिखा है बेटा। दूसरा कंटेंट हमारे पास है कि हम उसको बोल्ड करके लिखते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो आपकी प्रॉपर्टी है उसमें आपके पास आ जाती है, ये तो होता वेक्टर एडिशन या उसका रिजल्टेंट निकालना। बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर आप क्या है कि आप किसी भी स्केलर नंबर को या किसी भी नंबर को आप जो है जब स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी लेंथ में या उसके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस क्रिएट करता है, बट उसकी डायरेक्शन सेम रहती है अनलेस जब तक आप उसके साथ कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर देते या नेगेटिव नंबर उसके साथ ऐड नहीं कर सकते। तो जब आप नेगेटिव नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली वेक्टर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो जब वेक्टर के साइन चेंज होंगे इट्स मीन कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग द नेगेटिव नंबर, then if the vector is a positive it become a negative, or if it is a negative it become positive. It means कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। नेगेटिव वेक्टर क्या है? दो वेक्टर्स तब नेगेटिव होंगे जब वो एक दूसरे से 180 डिग्री के अपार्ट होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल ही ऐसे होंगे जैसे अपोजिट डायरेक्शन में, एक एक डायरेक्शन में दूसरा उससे अपोजिट डायरेक्शन में, तब वो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे। जिस तरह a इज इक्वल्स टू माइनस बी, अब वो दोनों हैं तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेम इन मैग्नीट्यूड है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, 180 अपार्ट है, तो दोज वेक्टर्स विल बिकम नेगेटिव वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर अभी हमने देख लिया कि हम सम कर लेते हैं जितने भी सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, उन सबको अगर हम सम कर लें तो हमारे पास वेक्टर्स का एक रिजल्टेंट आ जाता है। उस वेक्टर रिजल्टेंट को हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक हो गया। जैसे अभी आपको मल्टीप्लिकेशन की बात की गई तो उसकी एग्जांपल में आपके पास है कि आपके पास एक वेक्टर है जो है v, उसके साथ अगर आप कोई मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 जो कि एक स्केलर नंबर है, तो आप देख रहे हैं कि उसकी डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, बट उसकी लेंथ जो है या उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो गया है, चेंज हो गया है। इसी तरह जब आप कोई एक वेक्टर है उसके साथ नेगेटिव स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। पॉजिटिव नंबर के साथ आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड में फर्क आएगा, और जब आप नेगेटिव स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके डायरेक्शन में चेंज आएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। इस तरह जब आप वन डायमेंशनल वेक्टर आपके पास आता है और उसकी एडिशन आप परफॉर्म करते हैं या मींस आप उसका रिजल्टेंट निकालते हैं, तो उसके तरीके का और क्या है कि आप वन डायमेंशनल वेक्टर होगा या तो वो सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दो वेक्टर्स हैं, वो वेक्टर्स वन डायमेंशनली मेंशन हो रहे हैं, या तो वो सेम डायरेक्शन में होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन मीन के या दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, डिफरेंट होगी डायरेक्शन। तो जब सेम डायरेक्शन में होंगे, जब वो आप उनको ऐड करना चाहेंगे तो आप सिंपली उनको ऐड कर देंगे उन वेक्टर्स को। और अगर आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में तो आप क्या कर देंगे? उनके मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करेगा, मैं बोलता जाऊंगा, इसी तरह हमारी स्लाइड चलती जाएंगी। क्वेश्चन हुआ तो मैं उससे आस्क करूंगा कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है। इसके बाद आपके पास है टू डायमेंशनल वेक्टर। टू डायमेंशनल वेक्टर ये हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, और उनको ऐड करना, उनकी एडिशन परफॉर्म करना, क्योंकि उसमें आप जो है वो सिंपल साइन की बेसिस पे, एक कन्वेंशन साइन की बेसिस के ऊपर उनकी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करते हैं। आप उनके एंगल्स और उनके डायरेक्टेड डेफिनेट डायरेक्शन जो है वो आप फाइंड आउट करते हैं, दो चीजों के ऊपर काम करते हैं। तो उसके लिए जो मेथड्स हैं आपके पास, वो मेथड्स हैं ग्राफिकल मेथड्स, मैथमेटिकल और ट्रायंगल मेथड। ग्राफिकल मेथड अभी आप लोगों ने पीछे देख लिया कि आप किस तरह से दो वेक्टर्स आपस में ज्वाइन करते हैं, ऐड करते हैं, और उनके रिजल्टेंट को आप आपस में मिला लेते हैं। मैथमेटिकल मेथड्स के टेक्निक्स हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप डिफाइन करते हैं, और ये एक जो आपकी ग्राफिकल मेथड है उसी के थ्रू आप इसकी डायग्राम बनाते हैं। बट योर डायग्राम वुड बी इन अ ट्रायंगल शेप। आपकी डायग्राम जो है वो ट्रायंगल शेप में होनी चाहिए।
और ट्रायंगल शेप का ये आपके पास जो है वो एक शर्त है कि उसमें आप लोगों ने दो वेक्टर्स ऐसे होंगे कि वो ट्रायंगल की दो साइड्स हो जाएंगी और रिजल्टेंट ऐसी होगी कि वो ट्रायंगल की थर्ड साइड हो जाएगी। इसी तरह जब आप जो है इसके बाद वाला जो कंटेंट लेते हैं मेथड, वो है कंपोनेंट बेस्ड मेथड, जो कि बेस्ट मेथड है। वो क्यों बेस्ट मेथड है उसको हम देखेंगे। इन तमाम मेथड्स की अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इनको स्टडी करने के बाद थॉरली फिर हम इनके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे एट द एंड, ताकि आपको इनमें क्लैरिटी आ जाए। एडिंग ऑफ द वेक्टर। अब ग्राफिकल एडिशन ऑफ द वेक्टर कैसे परफॉर्म होती है? एडिंग द वेक्टर हैज सर्टेन एडवांटेजेस। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि आप इसमें जितने मर्जी चाहे वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अब जैसे आप ग्राफिक ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ में आप अपनी स्केल्स और प्रोटेक्टर के जरिए से आप डिफरेंट चीजें जो है वो डिफरेंट वेक्टर्स जो है डिफरेंट साइज के डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के ड्रॉ कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने वेक्टर ऐड कर रहे हैं। तो ये इसमें एक एडवांटेजेस है, आप जितने मर्जी वेक्टर जाके ऐड कर सकते हैं इन अ ग्राफिकल एडिशन वेक्टर डायग्राम के थ्रू। डिसएडवांटेजेस में कि आपको इसके लिए रूलर्स और प्रोटेक्टर्स की प्रॉपर मेजरमेंट और इन चीजों की जरूरत पड़ती है, जो आपके लिए बड़ा हेक्टिक काम है हो जाता है। जिसमें आप अगर मेजरमेंट करते हैं तो हो सकता है कि आपकी एरर्स की वजह से, स्केल्स एरर्स की वजह से, रूलर एरर्स की वजह से आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट ना हो सके। तो जो आप इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं या आप इसके एडिशन पर फाइंड आउट करते हैं, तो उसकी मेजरमेंट भी आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, एक्यूरेट मेजरमेंट। तो इसमें एक्यूरेसी नहीं होती है ग्राफिकल मेथड के अंदर। इसका प्रोसीजर क्या है कि आप सबसे पहले अपना कोई भी स्केल या कोई भी वेक्टर आप ले लेते हैं। जब आप ड्रॉ करना चाहें स्केल के थ्रू, तो आप ले लें। जैसे आप फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करते हैं, वेक्टर ए उसको नाम दे देते हैं। इसी तरह जब आप वेक्टर बी ड्रॉ करते हैं तो आप फर्स्ट वाले की हेड से आगे प्रोलॉन्ग करते हैं। जो प्रीवियस आपके पास वेक्टर है वो ए हो या कोई भी हो वेक्टर, जो नेक्स्ट वेक्टर होगा आप उसकी हेड से आप उसकी टेल को स्टार्ट करेंगे और आगे प्रोलॉन्ग करेंगे। आफ्टर दैट जब आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो पहले वेक्टर की टेल के साथ टेल को मैच करेंगे एंड वहां से स्टार्ट करने के बाद जो लास्ट वेक्टर है उसके हेड के तक आप लोग वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर के हेड को प्रोलॉन्ग करेंगे। फिर उसके बाद आप अपने स्केल के जरिए से रिजल्टेंट की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे कि उसकी लेंथ कितनी है। तो वो आपको बताएगा कि आपका आंसर क्या होगा। इन स्टेप में क्लैरिटी है कि किस तरह से आप लोग अपने वेक्टर को ग्राफिकल मेथड के जरिए से फाइंड आउट करेंगे। यस सर। यस सर, आगे समझ। इसके बाद आपके पास आ जाता है वेक्टर एडिशन, और जिसमें हम ट्रायंगल मेथड या फिर मैथमेटिकल मेथड फाइंड आउट करते हैं। मैथमेटिकल मेथड या ट्रायंगल मेथड को स्टार्ट करने से पहले इसके एडवांटेजेस को देखें तो हम इसमें मैथमेटिकल मेथड है तो ये मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता है एज कंपेयर्ड विद ग्राफिकल मेथड। इसकी इंपॉर्टेंस में आपके पास वर्किंग विद द राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है इज द मोस्ट एक्यूरेट राइट एंगल ट्रायंगल फॉर द मेजरमेंट पर्सपेक्टिव। अगर आप मेजरमेंट पर्सपेक्टिव से मैथमेटिक्स में देखें तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो आपको मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स पर देता है। इसकी डिसएडवांटेजेस में ये है कि अगर आप ट्रायंगल बेसिस पे काम कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ दो वेक्टर को ऐड करने की इजाजत है एट अ टाइम। आप किसी भी एक रिजल्टेंट के थ्रू जब आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आप दो से ज्यादा वेक्टर्स को आपस में ऐड नहीं कर सकते हैं। ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। ग्राफिकल मेथड में आप जितने मर्जी चाहें वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। तो इसकी जो लिमिटेशन थी कि उसमें रूलर स्केल्स और ये प्रोटेक्टर वगैरह इनकी चीजें बहुत ज्यादा हो जाती थी और रिजल्ट भी एक्यूरेट नहीं आता था। ट्रायंगल मेथड की लिमिटेशन क्या है कि ये रिजल्ट तो एक्यूरेट दे देता है, लेकिन सिर्फ दो वेक्टर्स को एट अ टाइम ऐड कर सकता है, दो से ज्यादा वेक्टर्स को ये ऐड नहीं कर सकता। इसके प्रोसीजर में क्या है कि आपके पास वेक्टर डायग्राम आप लोग बना लेते हैं जिसमें आपकी ट्रायंगल आपके सामने आ जाती है। जिस तरह आपने ग्राफिकल मेथड में देखा कि आप किस तरह से अपनी डायग्राम बनाते हैं दो वेक्टर्स की। उन डायग्राम्स को बनाने के बाद आप क्या करते हैं कि सी व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल यू हैव। आपके पास ट्रायंगल कौन कौन सी है, या वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी या वो नॉन राइट एंगल ट्रायंगल होगी। राइट एंगल ट्रायंगल मींस कि उसमें 90 एंगल होगा, राइट एंगल होगा। अगर नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है इट्स मीन कि उसके अंदर 90 एंगल नहीं होगा। अगर तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप उसका मैग्नीट्यूड पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें आपका जो हाइपोटेन्यूज है
वो बीइंग अ रिजल्टेंट एक्ट करेगा। तो आपने रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है जो आपको रिजल्ट देगा समीशन ऑफ ऑल वेक्टर। तो जो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है, इसका मतलब होता है कि वो आप तमाम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आपके सामने रिजल्टेंट में शो होगा। तो इसका मेथड आप हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के जरिए से, पाइथागोरस थ्योरम के जरिए से आप उसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं रिजल्टेंट की। और टेंजेंट फंक्शन के थ्रू, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टेंजेंट, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है जी। तो आप लोगों को बेसिक वो नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज द साइन फंक्शन, व्हाट इज द कॉस फंक्शन, व्हाट इज द टेंजेंट फंक्शन। तो जब आप ट्रायंगुलर मेथड के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल को देख रहे हैं, तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम और टेंजेंट फंक्शन यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए, और टेंजेंट फंक्शन फॉर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड। ये कैसे होगा, ये आगे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में देखेंगे। इसके बाद अगर आपके पास कोई एक ऐसी ट्रायंगल आ जाती है जो कि नॉट राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके लिए आपके पास जो मेथड है उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए, लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ कोसाइन में आपके पास है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। ए और बी आपके पास वो दो वेक्टर हैं जिनका आप रिजल्टेंट या जिनकी आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनकी एडिशन आप कैसे परफॉर्म करेंगे? इस लॉ ऑफ कोसाइन के फॉर्मूला के जरिए से। और अगर आपने उनकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो वो आप लॉ ऑफ साइन के मुताबिक उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। लॉ ऑफ साइन की डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आपके पास जो रिजल्टेंट है उसका एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिजल्टेंट एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, तो आपके पास उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। ये कैसे आएगी, ये आगे हम न्यूमेरिकल बेस में इस चीजों को देखेंगे। आपके सामने बस ये दो फॉर्मूलाज होने चाहिए, अगर वो राइट एंगल है, अगर वो राइट एंगल नहीं है, तो हम उसके ऊपर ट्रायंगल मेथड या मैथमेटिकल मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर आपके पास क्या होते हैं? आपके पास दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी वेक्टर के, या तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द कहलाता है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपका वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है। तो ये आपके सामने इनकी रिप्रेजेंटेशन है कि वो किसी एक ए वेक्टर की कैसे उसके एक्स और वाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मेंशन करता है। एक्स, अगर आपके पास जो ए एक्स और ए वाई है ये वन डायमेंशनल हो, अब इसमें आपके पास टू डायमेंशनल, अगर वन डायमेंशनल हो तो उनकी डायरेक्शन आप पॉजिटिव और नेगेटिव की बेसिस के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी डायरेक्शन में, वन डायमेंशनल डायरेक्शन में वेक्टर डिफाइन है, तो आप देखेंगे कि वो किस डायरेक्शन में है और कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो। तो फिर आप उसकी बेसिस पे बताएंगे कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, या उसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये आप उनकी वन डायमेंशनल डायरेक्शन के लिए इस तरह से मेंशन करेंगे। जो कंपोनेंट है ए एक्स और ए वाई, ये आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है, ये हमेशा आपके पास किसी भी वेक्टर के क्रॉस राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनती है वो लास्ट में आपके पास स्लाइड है, उसमें आपको बताऊंगा कि वो कैसे बनेगी। फिर आपके लिए जो इसके कोऑर्डिनेट्स है, इनकी वैल्यू आप फंक्शन साइन और कोसाइन फंक्शन यूज करते हैं ताकि आप इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकें। तो जो ए एक्स है वो ए कॉस थीटा के बराबर होता है, और जो ए वाई है वो आपके पास ए साइन थीटा के बराबर होता है। इस तरह से आप साइन थीटा, आपके पास, आपको पता है कि साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो ये आपके पास फंक्शन है। आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब ये चीज डिफाइन कर लो, ठीक है, तो आप अपने ए एक्स